स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में युवा सरपंच की मौत, मामला ग्राम पंचायत बोरिंदा का। दो करोड़ की गबन के मामले में दुर्ग निगम की पार्षद ने बेगुनाह को पहुंचाया जेल, आप नेताओं ने किया खुलासा। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित श्री राम कप क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन, विजयी टीम को किया गया पुरस्कृत। और राष्ट्रीय स्तर के इस हॉकी ग्राउंड का दुर्ग महापौर धीरज बागलीवाल ने किया निरीक्षण, खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। अब खबरें विस्तार से। 2 करोड़ के गबन के मामले में दुर्ग निगम की पार्षद कविता तांडी ने बेगुनाह महिला को पहुंचाया जेल, आप नेता ने किया खुलासा। विद्या महिला स्व सहायता समूह के द्वारा शौचालय निर्माण में किए गए 2 करोड़ के गबन के मामले में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विद्या महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष कविता पांडे ने गबन के मामले में गिरफ्तारी से बचने बेगुनाह सविता तांडी को अध्यक्ष बताकर षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार करवाया, जिसके चलते बेगुनाह सविता को गर्भावस्था में 7 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पुलिस की कार्यशैली और निगम के कार्यपालन अभियंता ए.के. दत्ता की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने कहा कि वे इस मामले में धारा 156 के तहत कोर्ट में मैं दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में दुर्ग निगम के पूर्व सभापति देव नारायण तांडी और उनकी पत्नी पार्षद कविता तांडी की भूमिका संदिग्ध है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बेगुनाह सविता तांडी को न्याय दिलाने वे हर संभव प्रयास करेंगे। इस संबंध में आप पार्टी के नेता मेहरबान सिंह व पीड़ित सविता तांडी व उसके पति जय नारायण तांडी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा कुछ पता नहीं है और मेरे जेठ ना घर से मेरे को ले गए, जेल में सीधा अंदर करा दिए। चलो साइन करना बोल गया, मेरे को खुद साइन करने आता नहीं है। मैं गांव की हूँ, मैं कुछ पढ़ी लिखी कुछ नहीं हूँ। क्या बोल के साइन करवाते थे? वो मेरे लड़का का स्कूल में एडमिशन कराएंगे बोल के ऐसे झूठ बना के मेरे को साइन कराने के लिए ले गए थे। तो मैं साइन तो खुद करने नहीं आता, उड़िया में करती हूँ मैं। तो मैं कुछ गलती नहीं की। आप खुद मत पूछो, किसका नाम मत बताओ, आपको हम लोग बचा लेंगे बोले। कौन है आपके जेठ, क्या नाम है? देवनारायण गांधी है और मेरा पीछे पीछे लागे थे। और आप किसी का नाम मत बताना, नहीं बताना किसी का नाम, हम लोग बचा लेंगे बोले। हम लोग कुछ जानते नहीं। मेरी मिसेज को जो घर से ले गए है, मैं पूछा तो कहाँ गया, तो वहाँ क्लिनिक गया बोले। मैं जाके देखा तो उन लोग नहीं है। वो फिर देवनारायण टांडी बोले वहाँ थाना गए हैं बोले। मैं जब महिला थाना जैसे गया तो वहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं था वहीं पे। मैं जाके 1 घंटा वहाँ बैठा, कहाँ से वो फिर पुलिस वाले आए, फिर बाद में 1 घंटे के बाद पुलिस आया, देखा तो फिर मेरे को भी कुछ नहीं मालूम है जी उस बारे में। कुछ शौचालयों का निर्माण का डबल भुगतान का मामला खुल गया, धोखाधड़ी का मामला खुल गया, जिसमें डबल भुगतान लिया गया, जिस पर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता ए.के. दत्ता जी ने पुलिस विभाग को पत्र लिखा कि विद्या महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सविता तांडी ने गैर कानूनी काम किया है, डबल भुगतान लिया है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर अपराध दर्ज किया। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार उस विद्या महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सविता तांडी नहीं, कविता तांडी है, जो वार्ड 47 की पार्षद है। आप सोचो, निगम के अधिकारी, पुलिस विभाग ने कितना बड़ा खेल खेला। एक दूसरी महिला को अध्यक्ष बनाकर कोर्ट में पेश किया। वो महिला इनोसेंट, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसको 7 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जबकि
उस विद्या महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष कविता तांडी थी। सूचना के अधिकार के तहत जब पंजीयन के दस्तावेज हमारे पास आए तब स्पष्ट हुआ कि उस महिला समूह के अध्यक्ष कविता तांडी है, लेकिन इनका सोचो अपराध करने का स्तर सोचो। ये लोग न्यायालय को कुछ भी नहीं समझते। न्यायालय में गलत एक इनोसेंट महिला को खड़ा कर दिया गया, किसको बचाने के लिए? वार पार्षद को बचाने के लिए। आम आदमी पार्टी इस मैटर को स्टडी कर चुकी है और सेक्शन 156(3) के तहत न्यायालय में जाएगी और उस मामले को इंटरवीन करके अंत तक पहुंचाएगी। जो इनोसेंट है वो इस अपराध से, इस एफआईआर से बाहर आएंगे और जो असल में आरोपी हैं जिन्होंने अपराध किया है उनको जेल भिजवाया जाएगा। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 31 जनवरी से धान खरीदी बंद कर दी गई है। वहीं समय अभाव के चलते किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। किसानों के लिए चिंता का यही विषय बना हुआ है। शासन के निर्धारित समय सीमा में 31 जनवरी को जिले में धान खरीदी बंद कर दी गई है। नोडल कार्यालय के मुताबिक तय समय सीमा में जिले की पंजीकृत 3679 किसानों ने समिति में धान अभी तक नहीं बेचा है। सैकड़ों किसान ऐसे भी हैं जो टोकन लेने समिति तो पहुंचे, लेकिन समय सीमा का हवाला देकर उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। जिले के 3000 से अधिक किसान धान नहीं बेच पाए। किसान नेता योगेश तिवारी के साथ सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों ने बीटीआई ग्राउंड में इकट्ठा होकर रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आक्रोश दर्ज कराया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग की ताकि बचे किसान भी अपना धान बेच पाएं। किसानों के साथ कभी टोकन को लेकर तो कभी बारदाने को लेकर या कभी समय सीमा को लेकर समस्या होती ही रही है। यहाँ देखना यह है कि किसानों के धान क्या सरकार खरीदती भी है या नहीं। अगर धान नहीं खरीदी गई तो किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धान हनी बिके बाँचे छेगा पंजीयन बताना होगा। पंजीयन तो हो गएगा। 2-3 बेलगेरी से बोरा नहीं की थी। वही बात मिलता है कलेक्टर मेरा है का बोला साहब करेंगे भाई सब बोली भाई अब के बोले। हम लोग आए थे जो बेमेतरा जिला के ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन तो हुआ है धान खरीदी केंद्र में, लेकिन उनका टोकन नहीं कटा है, वो धान नहीं बेच पाए हैं। आज पीड़ित होकर वो लोग भटक रहे हैं कि धान कहाँ बेचें। तो कलेक्टर साहब से हम लोग निवेदन करने आए थे जो ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन तो हुआ है लेकिन वो धान नहीं बेच पाया है, या तो समय अवधि बढ़ाया जाए या किसानों का धान खरीदा जाए। तो कलेक्टर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि उनका धान खरीदा जाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर धान नहीं खरीदा जाएगा तो आगे आंदोलन करेंगे। एक तो ऐसी किसान पूरे साल भर परेशान रहे, कभी बारदाने के नाम से, कभी टोकन के नाम से। टोकन काटने में भी भेदभाव किया गया है। अब जब उनका पंजीयन हुआ तो उनका धान खरीदना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें आई हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे किसानों का धान खरीदा जाए। लगातार अनियमितताओं का शिकार किसान आखिर आक्रोशित हो उठा है। देखना है समय रहते किस तरह का न्याय इनके प्रति किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण हेतु अनुदान करने की कड़ी में रिसाली निवासी प्रभा यादव ने अपनी विधवा पेंशन की राशि 2100 रुपए दान की है। अयोध्या में निर्मित हो रहे श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रहण अभियान जहां जारी है, वहीं राम भक्तों में भी मंदिर निर्माण में रुचि लेते हुए अनुदान करने का सिलसिला लगातार देखा भी जा रहा है। ऐसी ही एक राम भक्त रिसाली निवासी प्रभा यादव ने अपनी विधवा पेंशन में से 2100 रुपए की राशि मंदिर निर्माण हेतु दान किए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम 2100 रुपए की राशि प्रभा यादव ने आरएसएस जिला संघ चालक डॉक्टर चंद्रभूषण देवांगन व रोशन ताम्रकर की उपस्थिति में दान किए। अपना उद्देश्य उन्होंने इस प्रकार बताया है। सब छोटे छोटे बच्चा मन लेवा थे था महुल LIC की मोर विधवा पेंशन है बोला राम मंदिर के छोटे से न्यू बर दे देता हूँ करके इसने सोचे काबर मोर देवर है समाज सेवक में आगू ही थे ओकर से मोर भाभी के जो सोच है बहुत अच्छा है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण पर जब सब पैसा दे सकते, सहयोग राशि दे सकते, तो मोर भाभी काबर नहीं। तो वो सोच के अपन 2100 जो अनुदान है बोला
राम मंदिर के निर्माण पर दे दूँ बोल के वो सोचिस, वो हम और भाभी के लिए, हमारे पूरा परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि कम से कम हमार भाभी है ये जो अपन विधवा पेंशन ला राम मंदिर के निर्माण ला दी से एकल ले बढ़ के कुछ नहीं हो सके, और मोर भाभी है ला एकल लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट समिति द्वारा पूरे भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति से अनुदान के रूप में लिया जा रहा है। एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट समिति का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है ताकि राम मंदिर जो बने वो हर एक व्यक्ति जो राम भगवान को मानने वाले, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हर एक व्यक्ति के अनुदान से बने, किसी एक व्यक्ति के अनुदान से ना बने, ताकि धर्म को और राम भगवान को मानने वाले जो हिंदू उनको संगठित किया जा सके। तो एक समाज सेवा के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करी श्रीमती प्रभा यादव। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस BMY ब्रांच 3 के बैनर तले एक दिवसीय अधिवेशन रेलवे इंस्टीट्यूट में संपन्न हुआ, जिसमें SEC RMC के जनरल सेक्रेटरी KS मूर्ति विशेष रूप से शामिल हुए। इस अधिवेशन में चुने गए नए पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने काम के दौरान सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण जो परेशानी आ रही है उसके बारे में जनरल सेक्रेटरी को बताया। रेलवे डिवीजन रायपुर के कोऑर्डिनेटर D विजय ने बताया कि रेलवे में काम करने के बाद भी काफी परेशानियां हैं। मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है, TADA में भी परेशानी हो रही है और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा यहाँ की गई। उपस्थित लोगों ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज BMY ब्रांच 3 का जो है अधिवेशन हुआ है, उसमें नया लोग चुन के आया है, तो हम उम्मीद करते हैं इन लोग सब नया लोग आया है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूं ट्रैक मेंटेनर और तमाम लोगों का जो समस्या को निराकरण इन लोग ज़रूर करेगा, ये उम्मीद है। और साथ में सभी डिपार्टमेंट का लोग भी हमारा GS KS मूर्ति साहब का साथ में आकर उसका समस्या को सुना है। आज रेलवे का स्थिति बहुत गंभीर हालत में है। हम कर्मचारी खूब मेहनत, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा और तकलीफ़दायक काम करने के बाद, विषम परिस्थिति में भी काम करने के बाद हमको सुविधा से वंचित किया जा रहा है। जैसा मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो बहुत दिक्कतें हो रहे हैं और हमको TADA में भी रुकावट डाल रहा है। हर तरफ से वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, तमाम दिक्कत है। उनको लेके हमारा GS मूर्ति साहब से बात हुआ। यदि ये HRMS जैसा जिस पास वाले हर मामले में हम लोग बहुत तनाव में हैं कर्मचारी, उस सुविधा बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करने के लिए हम तैयार हैं। ट्रैक मेंटेनर खास करके बहुत दिक्कत में हैं, उन लोग को बैठने के लिए टूल रेस्ट रूम का नाम से आज तक कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। ये सब तमाम विषयों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। यदि टारगेट डेट में नहीं हुआ तो हम बड़े से बड़े आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। विश्व कैंसर दिवस के अवसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में रक्त कैंसर, गर्भाशय कैंसर, मुख कैंसर के उपचार एवं निदान के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के प्रभारी डॉक्टर आदित्य नारायण शर्मा व आयुष विभाग की प्रभारी डॉक्टर अर्पिता शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। इस संगोष्ठी में शामिल डॉक्टरों ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के उपचार व निदान करने व लोगों को जागरूक करने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बताया। आज विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के उपलक्ष्य में आप सभी को एक मुख्य जानकारी यही देना चाहती हूँ कि स्त्रियों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय कैंसर। CA सर्विक्स या गर्भाशय कैंसर जो है किसी भी प्रकार, किसी भी एज में हो सकता है। आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चियों में भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। यदि गर्भाशय मुख या योनि से किसी भी प्रकार का असामान्य प्रकार का स्राव होता है तो वो कैंसर का एक मुख्य लक्षण हो सकता है और इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इसकी जांच हो रही है, तो लोगों को इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और जांच जरूर करवानी चाहिए। आजकल CA सर्विक्स के लिए टीके लगते हैं, जिसका पहला टीका मेनार्क के पहले 10 साल की उम्र में लगता है, फिर नेक्स्ट टीका 14 साल की उम्र में लगता है। ये जब अनमैरिड कंडीशन में और मैरिड कंडीशन में भी लगते हैं टीके, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं होता। इसलिए जागरूकता का मुख्य बिंदु यही है कि जिनके यहाँ भी छोटी बच्चियाँ हैं, किशोरी बालिकाएँ हैं, वो 10 साल 14 साल की उम्र में CA सर्विक्स का टीका ज़रूर लगवाएं। 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था
जिसमें कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए हम लोगों ने लोगों को बताया है। इसमें यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर्स, इन सभी बातों को वर्कर्स को हमारे और पैरामेडिकल स्टाफ को बताया गया है। हमारी कोशिश यही है कि पीएचसी लेवल पे हमारे फील्ड वर्कर्स जो हैं वो जागरूक रहें कि वो कैंसर के अर्ली सिम्टम्स को और हाई रिस्क पेशेंट्स को जो है जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके और हेल्थ फैसिलिटी तक लेके आएँ, ताकि उन कैंसर मरीजों की जो है अर्ली डायग्नोसिस हो सके, जिससे उनका जो है बेहतर इलाज हो। इससे उनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह बढ़ती है और उनके ठीक होने के चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। जिले के रिसाली नगर निगम और जामुल नगर पालिका के चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके तहत जिला निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू भी कर दिया है। तय किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में जिनका नाम होगा उन्हीं से आवेदन लिए जाएंगे, ताकि लोकसभा, विधानसभा व निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों के अलग अलग होने की शिकायतों को समाप्त किया जा सके। ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा की निर्वाचन नामावली में हो, वे निगम की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप क्रमांक नंबर 1 में नगर पालिका की निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। दुर्ग जिले के अंतर्गत निगम रिसाली और पालिका जामुल में आम निर्वाचन होने वाले हैं, तो इस बार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधन किया गया है कि नगरीय निकाय की जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें नाम दर्ज तब तक नहीं हो सकता जब तक उस आवेदक या मतदाता का नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं आता है। यानी इस बार मतदाता का नाम विधानसभा क्षेत्र की जो मतदाता सूची उसमें रहना अनिवार्य है। मैडम, इसमें बहुत सारे नाम कट जाते हैं, बहुत लोग फैमिली मैटर में बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, और इसकी कितना आसान रहेगा इसमें जोड़ना और कितना परेशानी? देखिए, ये सब जोड़ने, घटाने या किसी प्रकार से संशोधन के लिए विभिन्न प्रकार के स्थानों में अभी तो स्थान हम डिसाइड करेंगे और साथ ही वहाँ पे अधिकारी भी बैठेंगे जिन लोगों को जोड़ना है। तो सबसे पहला हमारा ये रहेगा कि जो मतदाता है निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाना चाहता है, वो ये चेक करे कि विधानसभा की मतदाता सूची में उसका नाम है कि नहीं है। अगर है तो वो आगे की प्रक्रिया कर सकता है, अगर नहीं है तो सबसे पहले उसे विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना होगा। मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि आप लोग चेक कीजिए कि आपका नाम आपके निकाय के संबंधित विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में है या नहीं। अगर नहीं है तो जुड़वाने की प्रक्रिया जल्दी से प्रारंभ कर दीजिए। मैडम, नया नाम जोड़ने के लिए किस तरीके से उनको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसा? नया नाम जोड़ने के लिए आपको आपकी जो संबंधित तहसील ऑफिस है, एसडीएम कार्यालय है, वहां पर आपको जाना रहेगा और जो भी आपका आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, ये सभी संबंधित दस्तावेज है वो ले जाके आप वहां पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। और इस प्रकार से विधानसभा में जो नाम जोड़ने की कार्रवाई है वो ईआरओ के माध्यम से, अर्थात जो हमारे एसडीएम है, तहसीलदार है, उनके माध्यम से की जाएगी। पार्टी द्वारा गाइडलाइन मिली है? हाँ, बताइए। अभी हमारे यहाँ जामुल नगर पालिका में चुनाव होने वाला है, उसके संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश यहाँ दिया गया उसमें नाम कटवाने, जोड़वाने का, आपत्ति करने का और बहुत अच्छे तरीके से पारदर्शिता रख के यहाँ जो मीटिंग संपन्न हुआ, सभी लोग थे कि निर्वाचन आयोग का जो काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा, इससे चुनाव बहुत सरल और अच्छा ढंग से संपन्न हो। मीटिंग का उद्देश्य जो नगरीय निर्वाचन जो अभी चुनाव जो होना है जामुल में, उसी उद्देश्य जो दावा आपत्ति वगैरह या नाम जुड़वाना है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग मिलाकर यहाँ पर एक पारदर्शिता दर्शाते हुए जो आने वाले समय में जो गलतियाँ होती थी कि कोई इस वार्ड से है, कोई इस वार्ड से है, तो अभी जो प्रक्रिया है बहुत ही पारदर्शिता है। और जो विधानसभा में जिनका नाम रहेगा, आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं था कि जो विधानसभा में जिनका नाम हो उनका नाम नगरीय निकाय में आता था, क्योंकि जनरली नगरीय निकाय में जो नाम डाल देते थे वही नाम चल जाता था। लेकिन अब वो सिस्टम जो है नहीं है। अभी ये सिस्टम है कि जिनका नाम विधानसभा में होगा वही व्यक्ति नगरीय निकाय जिस वार्ड में अपना नाम जुड़वाना चाहता है जुड़वा सकता है। और ये हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन या निर्वाचन आयोग ने जो ये सिस्टम लागू किया है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और इसके लिए हमारे सभी किसी भी पार्टी के लोग हैं, उस बात की जो पारदर्शिता देखी गई है वो बहुत ही सही है। और इस सबसे हम सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं खुश हैं। यह हमेशा ये होता था कि पिछले कई नगरीय का चुनाव में कि जब नगरीय का चुनाव हो तो फिर से नया मतदाता सूची बनता था, उसमें नाम जोड़ने काटने का जो प्रेशर है, जो 18 पूरा कर लिए उनका नाम जुड़ता था।
लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि बोले विधानसभा की सूची को ही काट छाट करके वार्ड की सूची बनाया जाए। इसमें क्या होगा कि आम जनता को परेशानी होगी। मान लो कई कई लोगों का नाम विधानसभा कट गया है, अब वो आदमी को परेशानी होगा वोट देने में और वो आदमी जाएगा नहीं। उससे क्या होगा कि इस प्रक्रिया से आम जनता को बहुत तकलीफ होगा। आम जनता आने वाले चुनाव में इसका लाभ नहीं मिलने वाला। नहीं, इसका लाभ किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा? भाई जो इसकी सरकार बनी हुई, लाभ किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोनों ही पार्टी के लोग परेशान होंगे। देखिए, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि मतदाता सूची पे विधानसभा पे या लोकसभा पे जो नाम रहेगा वही नाम जो है नगर पालिका के वार्डों पे रहेगा। पूर्व में ये होता था कि नगर पालिका के वार्डों में नाम रहता था लेकिन विधानसभा में नहीं रहता था। तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग को जो निर्धारित किया गया है उसी को जो आज जिला सह निर्वाचन अधिकारी जो चौरसिया मैडम अभी आई थी, उन्होंने ये जानकारी दिया है कि नाम वही रहेंगे जो निर्वाचन अपना विधानसभा या लोकसभा पे रहेगा, वही वार्ड में नाम रहेंगे, नया नाम नहीं रहेगा। कि जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से और समस्त जनप्रतिनिधियों से यही अपील है कि अभी जो प्रक्रिया चलेगी नाम जोड़ने की, काटने की, कि किसी का वार्ड किसी का नाम किसी वार्ड में है, उसको व्यवस्थित करें, अपने अपने नाम को अपने वार्ड पर ही रखें, यही अपील है। तो इसमें समस्या तो खड़ी होगी, लोगों को इस वार्ड से उस वार्ड गए हैं, तो उसमें कैसे लोगों को आसानी हो, इसमें जनता को परेशानी ना हो? देखिए, नगर पालिका द्वारा शासन के गाइडलाइन के अनुरूप वो बुनियादी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जो संबंधित उस वार्ड के जो पूर्व पार्षद रहे हैं और जो आगे जो और राजनीतिक दल के लोग जो कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय हैं, वो थोड़ा सा जागरूकता का अपना परिचय दें कि आपका नाम यहाँ पर नहीं है, आप अपना नाम को जोड़ें। इसी से ये सुविधा मिलेगी। ठीक, नाम बताइए। हरीश वर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में
संपूर्ण रेंज के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज आप पाएंगे। सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरोदा भिलाई 3 में कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम बुधवार से प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें ज्योति अस्पताल, सनशाइन अस्पताल भिलाई 3 तथा रेलवे अस्पताल चरोदा के स्वास्थ्य चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ का टीकाकरण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र के अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारियों व मितानिनों का टीकाकरण किया गया। शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरोदा में इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां की गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र के अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारियों, मितानिनों को टीका लगाया गया। वहीं टीका लगाने के बाद आधा घंटा निगरानी कक्ष में भी रखा गया। जब टीका लगने के बाद कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिला, तभी उन्हें घर जाने दिया गया। वहीं टीका लगने के बाद विपरीत प्रभाव की परिस्थितियों के लिए अलग वार्ड भी बनाया गया है, जहां सभी आवश्यक दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कोविड टीकाकरण को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के प्रभारी डॉक्टर आदित्य नारायण शर्मा ने बताया कि 3 फरवरी से इस टीकाकरण की शुरुआत भिलाई 3 चरोदा में की गई है, जहां पहले दिन 100 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं दूसरे दिन 4 फरवरी को 200 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य बताया। डॉक्टर आशीष शर्मा सर के मार्गदर्शन में भिलाई 3 और चरोदा के क्षेत्र में हमने 3 फरवरी से चालू किया है कोविड टीकाकरण, जिसमें 3 फरवरी को 100 हितग्राहियों को टीका लगाया गया है, जो रेलवे हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लगा है, कुछ मितानिनों को लगा है। आज 4 फरवरी को 200 वैक्सीनेशन का हम लोगों का लक्ष्य है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और मितानिनों को आज हम लोग 200 वैक्सीन लगाएंगे। आज सर, वैक्सीनेशन के तहत में किसी तरह की कोई समस्याओं का कुछ ऐसा अभी तक वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिला है हमको। इसके लिए हम लोग रेडी हैं। AEFI मैनेजमेंट टीम रहती है हमारी। 19 का टीका लगाया है। आधा घंटा मुझे यहाँ रेस्ट करने के लिए बोला गया, उसके बाद मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप लोग सब लगाइए, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और मेरी उम्र 60 साल की भी है और मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने आज कोविड-19 का इंजेक्शन लगाया है। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे आधा घंटा के लिए हॉस्पिटल में मतलब रेस्ट करने के लिए बोला गया। उसके बाद मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो रहा है और मैं स्वस्थ हूँ अभी। इंजेक्शन लगाए और लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सभी इंजेक्शन लगवाए और इंजेक्शन लगाने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करेंगे। बहरहाल इस टीकाकरण टीम में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा के प्रभारी सैयद असलम सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल होकर अपनी सेवाएं देते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा श्री राम कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सेक्टर 9 ग्राउंड में किया गया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट का समापन बुधवार को हुआ। विजेता टीम को यहां पुरस्कृत भी किया गया। खेलों को बढ़ावा दे व खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने का उद्देश्य लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा श्री राम कप का आयोजन किया गया। 9 दिवसीय इस टूर्नामेंट में जिले की लगभग 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। 26 जनवरी से प्रारंभ 9 दिवसीय टूर्नामेंट का समापन बीते बुधवार 3 फरवरी को हुआ। वहीं विजयी टीमों को यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया।
मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें लगभग 16 टीमों ने भाग लिया। लीग मैचेस हुए, टीम को तीन मैच खेलना था, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, और 40 साल के ऊपर की टीम सीनियर टीम बनी। बहुत अच्छा टूर्नामेंट आयोजित किया गया। बहुत कोशिश है कि आगे साल भी हो। बहरहाल विजयी टीम को श्री राम कप ट्रॉफी प्रदान की गई। आगामी दिनों में बृहद स्तर पर आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम द्वारा सिविल लाइन में निर्मित किए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के हॉकी ग्राउंड को लेकर खिलाड़ियों ने महापौर का स्वागत किया। दुर्ग नगर निगम द्वारा समृद्धि बाजार के सामने राष्ट्रीय स्तर के हॉकी ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, जिसका एनिमेशन युक्त नक्शा आने के बाद हॉकी खिलाड़ियों ने निगम महापौर धीरज बाकलीवाल का स्वागत किया। इस मौके पर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी हॉकी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए हॉकी के साथ अपने दांव आजमाए। गौरतलब है कि दुर्ग शहर में हॉकी खिलाड़ियों के लिए रविशंकर स्टेडियम व सुराना कॉलेज ग्राउंड ही था, जहां हॉकी खिलाड़ी अवस्थाओं के बीच अपने खेल को निखारने का प्रयास किया करते थे। ऐसे में दुर्ग निगम द्वारा समृद्धि बाजार के सामने राष्ट्रीय स्तर के हॉकी ग्राउंड के निर्माण किए जाने से शहर के हॉकी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं, जिन्होंने आज निगम महापौर का स्वागत कर उनका धन्यवाद भी किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्तरीय रात्रिकालीन क्रिकेट टेनिस बॉल प्रतियोगिता के लिए ग्राउंड की तैयारी अंतिम चरण पर है। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने यहां का जायजा लिया। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की स्मृति में राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब केलाबाड़ी द्वारा दुर्ग के नेशनल स्कूल ग्राउंड में छत्तीसगढ़ स्तरीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 6 फरवरी से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा ग्राउंड पहुंचकर ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। साथ ही आवश्यकता के अनुरूप जल्द कार्य पूर्ण करने की बातें भी कही गई। इसे लेकर न्यूज टीम को महापौर धीरज बाकलीवाल व पार्षद केलाबाड़ी हमीद खोकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पंडित मोतीलाल वोरा जी की स्मृति में राइजिंग स्टार क्लब द्वारा 6 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रदेश स्तरीय टेनिस बॉल फ्लड लाइट क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे तैयारी चल रही है। आज हम लोग ग्राउंड का मुआयजा करने आए थे। बहुत ही अच्छी यहाँ पे राइजिंग स्टार्स के द्वारा तैयारी की जा रही है और एक अच्छा क्रिकेट खेल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने जाने वाला है। 6 फरवरी से पंडित मोतीलाल वोरा जी की स्मृति में रात्रिकालीन फ्लड लाइट टेनिस बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारी नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। आप देख रहे हैं पूरे ग्राउंड को साफ सफाई किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नई पिच बनाई जा रही है और युद्ध स्तर में इसका काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट होने वाला है 6 फरवरी से और पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और हजारों की संख्या में यहाँ दुर्ग शहर के लोग देखने आएंगे मैच। बहुत अच्छा माहौल रहेगा और मैं शुभकामनाएं देता हूँ राइजिंग स्टार के पूरे साथियों को कि एक अच्छा आयोजन करा रहे हैं और आप लोग लगातार इसी तरह बेहतर आयोजन कराते रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स,
हर्पिस जेंटेलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटेलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी न दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। अब शहर के ठगों ने ठगी करने का तरीका ही अनूठा निकाला है। ताजे मामले में गौर करें तो आगे चेकिंग चल रही है। इसका हवाला देकर भिलाई थाना छावनी क्षेत्र में 21,000 की ठगी की गई है, तो वही दुर्ग थाना क्षेत्र में जेवरों को साफ कर दिया गया है। मामले की जानकारी रोहित झा ने न्यूज टीम को दी है। कल 2 जगह से सूचना आई है कि चेकिंग के नाम पर में ठगी की गई है। एक मामला छावनी क्षेत्र का है, वहां पर
आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है। इस नाम पर प्रार्थी उपेंद्र पटेल के बैग को चेक किया गया और बैग में उसके पास 31,000 रुपये रखे थे, वो निकाल लिए गए। इसी प्रकार की एक सूचना दुर्ग थाना क्षेत्र से आई है, मार्केट क्षेत्र में। यहाँ पर भी इसी प्रकार से आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है। इस नाम से सोने की चेन और अंगूठी निकलवा करके बैग में रखने को बताया गया और बाद में हाथ की सफाई से उसे निकाल करके ठगी की गई है। दोनों मामले में एक ही प्रकार के पैटर्न का उपयोग हुआ है और संभवतः एक ही व्यक्तियों के द्वारा इसे कारित किया गया है। तो इस दोनों मामले में पुलिस संज्ञान ली है, FIR दर्ज किया गया है इसमें और आगे विवेचना की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने सटोरियों पर नकेल कसना चालू कर दिया है। ताजा मामले में दुर्ग पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दुर्ग में कार्रवाई की गई। विभिन्न क्षेत्रों में संगठित रूप से खिलाए जा रहे लाखों की सट्टा पट्टी बरामद की गई है। कार्रवाई को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। दुर्ग कोतवाली थाना अंतर्गत सट्टे की ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर मां जग जननी महिला समिति द्वारा स्टेशन मरोदा में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। कथावाचक द्वारा किए जा रहे कथा को श्रवण करने रोजाना श्रद्धालु यहां पहुंचे। उत्कल नगर में आयोजित इस भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में कथावाचक पंडित सत्यनारायण तिवारी लावता वाले कथावाचक का श्रवण किया गया। कथा सुनने आए श्रद्धालुओं ने देश प्रदेश व जिले में खुशहाली की कामना की। निर्माण हुआ है, चैनलों का निर्माण हुआ है। किस बताने लगे, संजय बताने लगा कि आपके परिवार जने दुर्योधन जो है सेनापति किसको बनाता है? प्रथम सेनापति बनते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह प्रथम सेनापति बने और भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान ने क्या किया पता है आप लोग को? शिखंडी को सामने में खड़ा कर दिया। और शिखंडी किसको बोला जाता है? ना वो नर में शामिल है, ना वो नारी में शामिल है। दुर्योधन के सेनापति को आज तुम मार डालो। आज अगर कहीं तुम्हें नहीं मारोगे तो तुम्हें जो है आज तुम्हारे राजा को पकड़ लेंगे। और राजा कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर है। और राजा अगर कहीं गिरफ्त में आ गया, राजा अगर कहीं गिरफ्त में हो गया तो फिर भगवान कहने लगे मेरी प्रतिज्ञा भले अधूरी हो जाएगी, लेकिन मैं आज जरूर उसको मारूंगा। एकलव्य को लगा गुरुजी मैं भी आपसे धनुर्विद्या का शिक्षा ग्रहण करूंगा। द्रोणाचार्य कहने लगा मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखाऊंगा? मैं केवल राजा के पुत्रों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। ऐसा कह दिए और कहने के बाद उसको 1 नंबर का बनी। ऐसा कह करके जनपद पंचायत पाटन के युवा सरपंच डूमेश्वर साहू का गुरुवार की सुबह सड़क हादसे में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बोरिंदा के युवा सरपंच डूमेश्वर साहू अपनी मोटरसाइकिल से किसी कार्यवश धमतरी जा रहे थे। इसी दौरान धमतरी के पास स्थित ग्राम गुजरा के पास एक मेटाडोर के चालक ने अपनी चपेट में उन्हें ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इसी के साथ ही हम आपसे देंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।